हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप सब लोग उसको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 10 अप्रैल के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक की तरह होम्योपैथी भी एक तरह का मेडिसिन ट्रीटमेंट सिस्टम है जो पूरी दुनिया में काफी सक्सेसफुल है। होम्योपैथी में जो दवाएं दी जाती हैं वो किसी भी बीमारी को दबाने की बजाय उसको जड़ से खत्म करने का काम करती हैं, यानी सिम्टम्स की जगह बीमारी के कॉज को ट्रीट करती हैं, इसलिए उनका असर थोड़ा धीरे धीरे होता है। होम्योपैथी की दवाएं प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल से बनाई जाती हैं। इनकी मेडिसिन की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बस उनको मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में स्टोर करके रखना पड़ता है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि होम्योपैथी आज से नहीं बल्कि 1790 के दशक से ही पॉपुलर है। इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी और ये यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न देशों में बहुत ही पॉपुलर है। हालांकि होम्योपैथी मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भारत ही है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि होम्योपैथी मेडिसिन सबसे ज्यादा कारगर साबित होती हैं अस्थमा, एलर्जीज, अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। दिन की पहली अपडेट आ रही है भारत की इकोनॉमी यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर। पिछले काफी समय से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत की मार्केट में खुलकर निवेश हो रहा है, खासकर इक्विटी में। तो पिछले कल इसी ट्रेंड को दर्शाते हुए सेंसेक्स ने भारत के इतिहास में पहली बार 75,000 के मार्क को भी क्रॉस कर लिया था। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स ने 75,000 पॉइंट्स के मार्क को क्रॉस कर लिया हो। पिछले कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो सेंसेक्स ने 75,124 पॉइंट्स तक टच किया था, जो कि अब सेंसेक्स का लाइफ टाइम हाई हो गया है। हालांकि ट्रेडिंग सेशन क्लोज होते होते मार्केट में काफी सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि 75,000 पॉइंट्स को टच करने के बाद कई सारे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट को बुक कर लिया था और पिछले कल सेंसेक्स क्लोज हुआ था 74,683 पॉइंट्स के ऊपर। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले भारत की स्टॉक मार्केट में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरह के इन्वेस्टर्स खुलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दोबारा चुने जाने के ऊपर भारत की स्टॉक मार्केट में और भी निवेश आएगा और सेंसेक्स 80,000 पॉइंट्स की तरफ रुख करेगा। वेल, जो भी हो, इस साल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार गुड न्यूज आ रही हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर। पिछले कल इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर ने देश को जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मून मिशन के बाद अब इसरो की टीम्स ने चंद्रयान 4 मिशन के ऊपर भी काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अभी इनिशियल स्टेजेस में चंद्रयान 4 मिशन के कंसेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान सीरीज इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगी, यानी कि चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4, उसके बाद 5, उसके बाद चंद्रयान 6, इसी तरह से आगे चलता रहेगा और साल 2040 तक इसरो चांद के ऊपर एक इंडियन को भेज भी देगा। उन्होंने कहा कि इसरो का चंद्रयान 4 मिशन चांद के ऊपर क्राफ्ट भेजकर सैंपल्स को कलेक्ट करके धरती के ऊपर वापस लाने की ओर पहला कदम होगा, यानी अब इसरो मून से सैंपल्स को कलेक्ट करके भारत लाने की तैयारी कर रहा है। वेल, बेस्ट ऑफ लक टू इसरो। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और ओमान को लेकर। लाइव मीट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत और ओमान के बीच सारी फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस खत्म हो गई हैं, वो भी पॉजिटिव एंड के ऊपर, यानी अब दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। दोनों देशों के बीच साइन होने वाली इस पैक्ट का ऑफिशियल नाम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बताया जा रहा है, जिसके तहत ओमान भारत से आने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, आयरन और खासतौर पर स्टील के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी को हटा देगा। कहा जा रहा है कि भारत में नई सरकार बनने के बाद दोनों देश ये पैक्ट आपस में साइन कर लेंगे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है अमेरिका से। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका के ओहियो में मोहम्मद अब्दुल अरफात नाम का एक भारतीय स्टूडेंट मिसिंग चल रहा था। अरफात लास्ट बार 7 मार्च को दिखा था और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन आपको बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अरफात की मौत की पुष्टि हो गई है। दरअसल पिछले कल ओहियो के पुलिस डिपार्टमेंट को सर्च ऑपरेशन के दौरान ओहियो में एक लेक यानी कि पानी की एक झील के पास से अरफात का शव मिल गया है। इस साल 3 महीने के अंदर ही अमेरिका में अभी तक भारतीय मूल के 11 स्टूडेंट्स की हत्या हो गई है। 25 साल का अरफात भारत में हैदराबाद का रहने वाला था और वो पिछले साल आईटी में मास्टर्स डिग्री करने के लिए अमेरिका शिफ्ट हुआ था, लेकिन अब पीछे उनके परिवार का बहुत ही बुरा हाल है। अरफात के पिता ने भारत सरकार से अपील की है कि मोदी सरकार उसकी बॉडी को अमेरिका से जल्द भारत लाकर उनको सौंप दे। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है कनाडा से। पिछले कल कनाडा में दिन दिहाड़े वहां पर एक फायरिंग इंसिडेंट सामने आया है, जिसमें इंडियन ओरिजिन के बिजनेसमैन बूटा सिंह गिल समेत 2 लोगों की हत्या हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमलावर अभी भी पकड़ा नहीं गया है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर दिन दिहाड़े वहां पर हमला हुआ था, ये भी कुछ वैसा ही मामला है। फिलहाल बताया जा रहा है कि बूटा सिंह गिल कनाडा में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। अब इसके खालिस्तानी मूवमेंट के साथ लिंक्स थे या फिर नहीं, अभी तक ये सामने नहीं आया है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से पता चलता है कि आज की डेट में कनाडा में वहां पर इंटरनल सिचुएशन जो वहाँ की अंदरूनी सिक्योरिटी है उसका क्या हाल है।
पाकिस्तान की तरह कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता नहीं चल रहा है कि ये अननोन गनमैन कौन है। फिलहाल तो ये केस पूरी तरह से इंटर गैंग राइवलरी या फिर मनी एक्सटॉर्शन का लग रहा है, लेकिन अगर बूटा सिंह गिल या उसके साथी का सिख फॉर जस्टिस के साथ कोई भी कनेक्शन हुआ या इसमें कोई भी खालिस्तान का एंगल हुआ तो मैं 100% श्योर हूँ कि जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से इस हमले का आरोप भारत के ऊपर ही लगाएंगे। लेट्स वेट एंड वॉच। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को लेकर। पिछले कल राजनाथ सिंह जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर गए थे और वहाँ पर एक पब्लिक गैदरिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने चाइना को डायरेक्ट वार्निंग दी। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अभी हाल ही में चाइना ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के नामों को बदल दिया था। मैं अपने पड़ोसी चाइना को बताना चाहता हूँ कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। कल को अगर भारत ही चाइना के प्रांतों और स्टेट्स के नाम बदल दे तो क्या चाइना का वो हिस्सा भारत का हो जाएगा? इस भ्रम में चाइना को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चाइना की ऐसी हरकतों से दोनों देशों के रिश्ते और भी खराब होंगे। उन्होंने कहा कि दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलते हैं, इसलिए भारत अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाना चाहता है। लेकिन अगर कोई देश भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब देने की हम पूरी हिम्मत रखते हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और तालिबान को लेकर। अब देखा जाए तो भारत सरकार ने अभी तक तालिबान रेजिम के साथ रिलेशंस को अभी भी नॉर्मलाइज नहीं किया है, यानी आधिकारिक तौर पर हमने तालिबान को अभी भी रिकॉग्निशन नहीं दी है। लेकिन फिर भी पिछले 2 दिन से मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स भारत आए हैं और वो भारत आकर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसी चीज को लेकर भारत में अफगानिस्तान की एम्बेसी में पोस्टेड चार्ज द अफेयर्स सैयद मोहम्मद इब्राहिम ने इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह से डिसमिस किया है और कहा कि तालिबान के कोई भी अधिकारी भारत के दौरे पर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता और वो आए होते तो वो खुद इस चीज की जानकारी दे देते। आज की 8th अपडेट आ रही है रशिया से। दरअसल रशिया इस बात को क्लेम करने लगा है कि कंसर्ट हॉल के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें शामिल हमला करने वाले लोगों को यूक्रेन की एनर्जी कंपनी बुरिस्मा ने पेमेंट की थी। रशिया ने यह दावा किया है कि रशिया में होने वाले आतंकी हमलों को यही कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। हालांकि रशिया ने इस बात के सबूत नहीं दिए हैं कि वो ये सारे दावे किस आधार के ऊपर कर रहा है। आज की 9th अपडेट आ रही है टर्की और इजराइल को लेकर। दरअसल टर्की ने इजराइल से परमिशन मांगी थी कि वो गाजा की एयर स्पेस में अपनी टर्किश एयरफोर्स के प्लेन्स को भेजकर उनकी मदद से गाजा के लोगों के लिए फूड रिलीफ मटेरियल और खाने पीने की चीजों को एयर ड्रॉप करना चाहता है। लेकिन इजराइल ने टर्की की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर ली थी और कहा था कि टर्की अपनी एयरफोर्स को ना भेजे। इसी रिजेक्शन के चलते अब टर्की ने इजराइल के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। टर्की की सरकार ने 54 आइटम्स की एक लिस्ट जारी करके इन सब आइटम्स को इजराइल को एक्सपोर्ट करने के ऊपर बैन लगा दिया है। यानी अब टर्की के अंदर कोई भी ट्रेडर्स ये सारी 54 आइटम्स इजराइल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। अब देखा जाए तो इस समय टर्की इजराइल का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए टर्की की रिस्ट्रिक्शंस के कारण इजराइल में इन सब चीजों की शॉर्टेज हो सकती है और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में इजराइल को कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसके साथ ही टर्की ने कहा है कि इजराइल जब तक गाजा में सीज फायर नहीं कर लेता है तब तक ये रिस्ट्रिक्शंस इसी तरह से जारी रहेंगी। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल अमेरिका ने बहुत ही अच्छा दोस्त होने का परिचय दिया है, या फिर ये कह लो कि अमेरिका को पता चल गया है कि वो हर दूसरे मुद्दे पर भारत से पंगा नहीं ले सकता है और भारत में दखल बिल्कुल नहीं दे सकता है। दरअसल पिछले कल यूएस स्पोक्सपर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा गया कि यूके मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आज की डेट में पाकिस्तान की धरती के ऊपर आतंकवाद और कट्टरवाद से लिंक्ड लोगों की भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी वहां पर घुसकर जो हत्या करवा रही है उसके ऊपर अमेरिका का क्या कहना है। तो इसके जवाब में अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने भारत के इस मसले में दखल देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। अमेरिका के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो इस मीडिया रिपोर्ट के ऊपर नजर बनाए बैठे हैं, लेकिन भारत के ऊपर इन आरोपों पर उनको इस समय कुछ नहीं बोलना है। हाँ, हम इस चीज के बीच ना पड़ते हुए बस यही अपील करते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश विवाद को और एस्केलेट करना अवॉइड करें और डायलॉग्स यानी बातचीत करके इन सारे मतभेदों को दूर करने की कोशिश करें। वैसे अमेरिका का ये हृदय परिवर्तन अचानक से नहीं हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका ने केजरीवाल वाले मसले के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत ने यूएस एम्बेसी के एक सीनियर डिप्लोमेट को समन किया था। भारत के कड़े विरोध के बाद ही अमेरिका की टोन में थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा है।